हेलो एवरीवन, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का पहला क्लास और पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स आप लोग जब से सेमेस्टर्स में आए हो ना, तो ये आप लोग का पहला बार है ये चैप्टर को आप फेस करने वाले हो। फर्स्ट सेम में ऐसा कोई बोल के ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था, 3 में भी नहीं था। फाइनली ये 4th सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जितना हम बता रहे हैं उससे कहीं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये टैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, टैक्स तो ऐसे दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हम लोग के सिलेबस में 4th सेमेस्टर के लेवल में ना जो टैक्स है वो पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स। हम लोग इसको शॉर्ट में DT बोलेंगे, ठीक है ना। डे वन DT। खाली एक बार बाबू कंफर्म करना जो लिख रहे विजिबल है, ठीक है, थैंक यू। डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम थोड़ा आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं। टैक्स कौन इम्पोज करता है और टैक्स क्यों चाहिए रहता है। अगर हम लोग अपनी इंडिया का बात करेंगे ना, तो इंडिया में देश को, कंट्री को गवर्न करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए, आप चाहे जैसे समझो, कुछ पैसा चाहिए। जैसे हम लोग अपने लेवल में सोचो ना, आपको आपके मम्मी पापा घर चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके घर पे जो बड़े लोग हैं कहीं ना कहीं काम करते हैं। वैसे गवर्नमेंट तो कहीं काम नहीं करता है ना। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि देश को मैनेज करना, चलाना। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है देश को मैनेज करना। ये मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए तो पैसा का ज़रूरत होगा। तो गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस भी करता है, ऐसा बात नहीं है, गवर्नमेंट का बहुत सारा बिजनेस भी होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। मेन गवर्नमेंट का जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होता है ना, वो होता है टैक्स से। वो किससे होता है बाबू? टैक्स से। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स से। मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बाबू पैसा कैसे कलेक्ट करता है? टैक्स से ही कलेक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, टैक्स अभी आगे बताएंगे आपको, दो तरह का आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन हम लोग और ज़्यादा इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं ये टैक्स क्यों ज़रूरी होता है। देखोगे ना बाबू, हम लोग जब रात में सोते हैं, ऐसा कोई डर रहता है कि कोई दुश्मन, कोई दूसरे कंट्री से आ जाएगा, मेरे घर पे हमला कर देगा? ऐसा कभी सोचे हो? ऐसा कभी हो नहीं सकता। रीज़न बिंग ना, आपको फेस करने से पहले पहले वो बॉर्डर पे ना हम लोग इंडियन आर्मी को फेस करना पड़ेगा। जब भी हम लोग सोते हैं, देखो चारों तरफ इंडिया का बाउंड्री में आप देखिएगा ना, जोग्राफिकल बाउंड्री में अगर देखिएगा ना, लोग तैनात हैं। मतलब जो आर्मी है वहाँ पे है, पहरा दे रहा है। रीज़न बिंग कि कोई यहाँ पे कोई भी दुश्मन, कोई भी एनिमी ना इंडिया में अटैक नहीं कर पाए। तो उन लोगों को भी तो पैसा देना पड़ता है। गवर्नमेंट हम लोग के लिए रोड बनाता है। आप ट्यूशन आए होगे अपने घर से, तो रोड के ही ज़रिए से आए होगे ना। आपके घर को और ट्यूशन को कौन क्या कनेक्ट कर रहा है? सर, रोड कनेक्ट कर रहा है। क्या रोड बनाने का पैसा कौन दिया है? तो रोड तो सरकार मेरे लिए ही बनाया है ना। हाँ, बहुत अच्छा करता है, मेरे ही पैसा से, मेरे लिए, मतलब मेरे लिए ही काम करता है, ठीक है ना। मान लो जो भी ब्रिज होगा, हम लोग आसपास अपने घर के कोई भी ब्रिज देखिएगा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, ये कौन कर रहा है बाबू? गवर्नमेंट कर रहा है। मतलब हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, जो भी टैक्स होगा, समझ में आया? ये ऑप्शनल नहीं है, दिल करे तो दे दीजिए, नहीं दिल करे तो मत दीजिए। ये कंपलसरी है, आपको देना ही होगा, आपको देना ही होगा। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सरकार आप जो रोड का बारे में बोल रहे हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हम इस रोड से जाते नहीं हैं। हम ऐसा बोल नहीं सकते बाबू, हमको पैसा देना ही होगा। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, टैक्सेशन का मतलब आप तो को कुछ हद तक क्लियर हुआ कि मान लो जितना भी सर्विसेज हम लोग को फ्री में लेते हैं, हम लोग क्या क्या सर्विस फ्री में लेते हैं बताइए तो। पहला है बोलो सेफ्टी। पहला बोलो, इंडियन गवर्नमेंट से क्या क्या सर्विस हम लोग फ्री में लेते हैं। पहला सर्विस का नाम है सेफ्टी, जो हम लोग का अधिकार है। कौन देता है? सरकार देता है, ठीक है ना। पहला। दूसरा बात, जितना भी गवर्नमेंट स्कूल में पैसा थोड़ी लगता है। अब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई होता है। तीसरा एग्जाम्पल कौन बोलेगा? है पार्क। देखो कितना अच्छा अच्छा पार्क बनाया गया है, ठीक है ना। आब हवा चेंज होने के लिए, कि लोगों को बैठने के लिए, सुबह मॉर्निंग वॉक में हम लोग जाते हैं, कितना अच्छा तरह से अरेंज किया गया है। और बोलो,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखो, याद करो, अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका सारा सेविंग्स खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो आप बच जाइएगा, है कि नहीं? हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे क्राउड भी तो ज़्यादा रहेगा ना। तो हम बेनिफिट का बात करें, बेनिफिट तो मिलता है हमको, हम लोग से पैसा नहीं चार्ज किया जाता है। और बोलिए बाबू, स्कॉलरशिप भी तो मिलता है हम लोग को, स्कॉलरशिप हो गया। और बोलो, कोई शहीद हो गया, ठीक है ना, कोई हम लोग का आर्मी है, जंग में शहीद हो गया है, तो उसके घर वालों को मुआवजा कंपनसेशन मिलता है ना, 10 लाख 20 लाख 25 लाख करोड़ रुपया, कोई भी XYZ अमाउंट मिलता है, वो भी मिलता है। और सरकार से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है बाबू, बोलिए? जो भी ब्रिज बन रहा है, जो भी फ्लाईओवर बन रहा है, जो भी रोड बन रहा है, ठीक है ना। और बोलो, ऐसे बहुत सारा बेनिफिट है, अगर हम लोग गिनेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट है। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बोल रहे वो समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो हम लोग को जो भी सर्विस हम इंजॉय करते हैं, आप लोग पढ़े होगा ना, सर्विस कॉस्टिंग, टैक्सी पढ़ाए थे, बस पढ़ाए थे, सर्विस कॉस्टिंग का भी तो एक कॉस्ट होता है ना, सर्विस कॉस्टिंग का भी तो एक कॉस्ट होता है। जो भी सर्विस हम लोग रिसीव कर रहे हैं ना, जो भी सर्विस हम लोग रिसीव कर रहे हैं, उसका कुछ कहीं ना कहीं कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है ना गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा? हम लोग को तो सर्विस मिल रहा है, नो डाउट, उस सर्विस का हम लोग ही पैसा देते हैं, लेकिन उसको देने का वो हम लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग से पैसा लिया जाता है, मतलब जितने भी लोग हैं कंट्री में, पैसा लिया जाता है 2 तरह का टैक्स बना के, मतलब 2 तरह का हेड बना के, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। चलो हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स समझ में आया बाबू? अच्छा, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लागू होता है? इनकम के ऊपर। अगर आपका इनकम एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट ने बताया है, ऐसे अभी हम ओल्ड रिजिम बता दे रहे हैं, 2.5 लाख तक आप कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में वेरी गुड 20%, ठीक है ना। और उसके ऊपर ना, अगर और भी कोई बहुत अच्छा कमाने वाला है, मतलब कोई बहुत रिच है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स भी लगता है। अभी इतना ही समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जो हम लोग, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे DT में डायरेक्ट टैक्स में और IDT में इनडायरेक्ट टैक्स में, तो पहला पॉइंट क्या होगा? ये इनकम के ऊपर लगता है, ये जो इम्पोज किया जाता है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। समझ में? ये इम्पोज किसके ऊपर किया जाता है? इनकम के ऊपर किया जाता है, ठीक है ना, आराम से। और ये IDT किसके ऊपर इम्पोज किया जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे IDT का एग्जाम्पल होगा, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होगा गुड्स। GST का आप नाम सुने हो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना मोड़ पे तो आप लोग नाम सुने होंगे ना, GST। तो GST इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे कस्टम भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, पहले वैट होता था, WB मतलब पहले वैट होता था, सेल्स टैक्स होता था। अभी ना GST आने से बहुत सारे टैक्स को हटा दिया गया, ठीक है ना। पहले एक वेल्थ टैक्स होता था, अभी वो भी नहीं है, अबॉलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक डिफरेंस और क्या हो सकता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव इन नेचर। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव इन नेचर क्यों बोलेंगे? जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। अच्छा, इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि नहीं है? सर क्या बोले, अच्छा लगा, समझे नहीं, बता दे रहे। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कोई कम कमाते हैं, कोई ज्यादा कमाते हैं। हाँ, ऐसा तो होता है, कोई बहुत ज़्यादा कमाते हैं, कोई नहीं कमाते। इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। समझ में आया? मान लो आपका आसपास देखोगे, किसी का इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी का इनकम कम है, किसी का इनकम के नाम में कुछ नहीं कमा रहा है, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, उनको टैक्स भी ज़्यादा देना होगा। अगर डिफरेंस आएगा तो क्या लिखेंगे? एक बार जोर से बोलिएगा, डायरेक्ट टैक्स एक बार जोर से बोलिएगा, घबराइएगा मत। It is progressive in nature. Very good. It is progressive in nature. IDT. It is regressive in nature. Very good. Very good. मनोज ने सही कहा कि DT का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स, जो होता है इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है ना। और IDT क्या होता है? रेग्रेसिव इन नेचर। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। भेदभाव का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है?
अच्छा, अनिल अंबानी एग्जाम्पल के तौर से हम अनिल अंबानी को बना रहे हैं। मेरा डायग्राम बहुत ख़राब है, हम समझाना चाहते हैं। ऐसे मेरा ऑब्जेक्टिव किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है, ये दो इंसान बता रहे, ठीक है। ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए का मतलब अनिल अंबानी, ये मिस्टर बी है, ठीक है, मिस्टर बाबू रॉय, मान लो जो भी होगा, हम लोग दो इंसान हैं, ठीक है ना। इनका इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनकम है, मतलब हायर इनकम है इंडिया में, इनका इनकम नहीं है। तो इन दोनों को क्या अलग अलग टैक्स देना होगा एज पर देयर इनकम, या एक पर्टिकुलर जो टैक्स स्लैब हो, मतलब एक पर्टिकुलर जो टैक्स होगा वो दोनों के लिए अप्लाई होगा। सर आईडीटी में इनडायरेक्ट टैक्स में ना इनकम नहीं आता है, आपको दोनों, यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा इसका इनकम कितना है, इसका इनकम कितना है, यहाँ पे सबको ही टैक्स देना होगा वेदर यू आर एलिजिबल, मतलब आपका कोई इनकम है या नहीं है। बात समझ पा रहे हो ना। अगर ये अनिल अंबानी, समझ रहे हो, तबीयत ख़राब होता है तो मेडिसिन लेता है, एग्जाम्पल की तौर से 100 रुपीज़ का मेडिसिन है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, और ये छोटा मोटा इंसान है सेम मेडिसिन यही लेता है, 100 रुपीज़ का मेडिसिन इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, तो दोनों टैक्स तो सेम दिया ना। दोनों टैक्स सेम कहाँ देगा बाबू, किस केस में, दो अलग अलग इंसान, 2 पर्सन हैविंग डिफरेंट इनकम पेइंग द सेम टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन विच केस, इनडायरेक्ट, ये आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स के केस में। और डायरेक्ट टैक्स में इन दोनों का इनकम, इन दोनों का टैक्स सेम होगा या अलग अलग होगा? सर होगा ही नहीं, यहाँ तो ही तो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, अगर इसका इनकम नहीं है तो इसको टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ तक क्लियर है बाबू? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है हम आपको बता दिए, ठीक है ना, समझा दिए, नोट्स मिल जाएगा, आप कर लेना। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का असेसमेंट ईयर। हम लोग का क्या पढ़ेंगे? असेसमेंट ईयर। ये असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर एक्चुअली बोला किसको जाता है, ठीक है ना। असेसमेंट ईयर सेक्शन हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ सेक्शन कोड कर दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। असेसमेंट ईयर को हम शॉर्ट में AY लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AY का मतलब असेसमेंट ईयर। इसका सेक्शन ध्यान से देखिएगा बाबू, टू क्लॉज 9 दिखाई दे रहा बाबू? अच्छा, पहले हम लोग समझेंगे असेसमेंट ईयर क्या है। अच्छा, असेसमेंट ईयर को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? AY। सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज 9 है। ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है, सारा नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आप चाहो ना, जो टॉपिक लिखे हो ना, जस्ट सेक्शन कोड कर सकते हो, समझ में, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ईयर क्या है, सब लोग ध्यान देना, सब लोग देखो असेसमेंट ईयर क्या है, हम पढ़ ले, आपको फिर समझाएंगे। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है ना। इट इज जस्ट आफ्टर द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इन द प्रीवियस ईयर एंड इज चार्ज टू द टैक्स इन, ठीक है, ठीक है। चलो आपको हम समझाते हैं असेसमेंट ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। हम लोग अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। असेसमेंट ईयर इज अ ईयर विच स्टार्ट और कमेंस, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, चाहे आप कमेंस लिखो चाहे स्टार्ट लिखो। तो असेसमेंट ईयर इज अ ईयर विच कमेंस फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे सर? हर वो साल जो 1 अप्रैल में स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इट इज अ पीरियड ऑफ, आपको जान के हैरत होगा, आप चाहे हम फाइनेंशियल ईयर बोले, चाहे कैलेंडर ईयर बोले, चाहे प्रीवियस ईयर बोले, सारा ही 12 महीना का होता है। थोड़ा सा अंतर है समझने में। पूरा ईयर का मतलब क्या होता है? जो 12 महीना का हो। ईयर का मतलब साल, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो असेसमेंट ईयर में सर ये इसका नाम असेसमेंट ईयर क्यों दिया गया? असेसमेंट ईयर, सरकार बोलता है जिस साल आप कमाओगे उस साल टैक्स मत दो। हम बोलेंगे क्यों? बोलेंगे हमको मालूम नहीं तुम कितना कमाओगे पूरा साल में, क्योंकि हम लोग का कमाई जितना भी इनकम होता है वो साल के आखिर में पता चलता है ना।
याद करो बचपन में जब हम लोग पीएल बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, साल के शुरू में बनाते थे, साल के आखिर में बनाते थे? साल के आखिर में पता चलेगा ना ड्यूरिंग द ईयर कितना ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग डिफरेंट जगह पोस्ट किए और फाइनली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाए, उससे पता चला हम लोग का प्रॉफिट कितना है। तो सरकार बोलता है ना जिस साल आप कमाते उस साल आप टैक्स मत दो, उसके नेक्स्ट ईयर दो। जिस साल कमाते हैं उसको इनकम ईयर बोला जाता है, उसको प्रीवियस ईयर बोला जाता है। जिस साल कमाते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रीवियस ईयर बोला जाता है, प्रीवियस ईयर बोला जाता है, उसको इनकम ईयर बोला जाता है। उसको सरकार को बताएंगे कि देखिए हम इतना पैसा कमाए और इतना मेरा टैक्स बनता है, तो सरकार को हम टैक्स कब भरेंगे? असेसमेंट ईयर में। इनकम ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में कमाएंगे और असेसमेंट ईयर में टैक्स भरेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? बोलो समझ में आया? अगर हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर बोलो तो हिंदी में क्या बोलोगे? सब लोग बोलना जोर से। पहला पॉइंट, अरे हिंदी में बोलेंगे। टैक्स बहुत सिंपल है सर, असेसमेंट ईयर वो साल जो 1 अप्रैल में स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? ठीक है, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद इट इज द टैक्स ईयर। असेसमेंट ईयर को क्या बोला जाता है? टैक्स ईयर। प्रीवियस ईयर को क्या बोला जाता है? इनकम ईयर। प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाएंगे असेसमेंट ईयर में उसका भरपाई करेंगे, सरकार को हिसाब किताब देंगे, देखिए हम यहाँ से मेरा इतना इनकम हुआ और इतना हम एलिजिबल हैं आपको टैक्स देने के लिए, हम आपको टैक्स दे रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सारा चीज कौन बताएगा? कौन बताएगा बाबू? हम लोग बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे अपना इनकम। तो अच्छा, हम अगर एग्जाम्पल के तौर से बताना हो असेसमेंट ईयर तो कैसे बताएंगे? असेसमेंट ईयर कैसे बताएंगे? विजिबल है इधर? ठीक है, चलो अभी मान लो कौन सा साल चल रहा है? मान लो 1 अप्रैल से 31 मार्च। बाबू फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट इसी से होता है, प्रीवियस ईयर भी स्टार्ट होगा, कोई भी साल इधर ही से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 महीना हुआ। अब डिपेंड करता है फाइनेंशियल ईयर भी ना प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला है। अब मान लो हम लोग का साल चल रहा है, अभी कौन सा साल चल रहा है? 24 का कौन सा महीना चल रहा है अभी? मार्च। अभी ये मार्च खत्म होगा ना तो फिर नया साल स्टार्ट होगा। नया साल कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। ठीक है ना? तो हम लोग मानते हैं 2024 में, यहाँ लिख देते हैं 2024 में साल खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 23 में 2023 में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है ना? इधर हम लोग जो कमाए, ये इंसान है, ये मिस्टर मुन्ना है, ये जो भी कमाया होगा सरकार को टैक्स देगा। कब देगा? असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर भी, ये असेसमेंट ईयर है, ये कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल में और एंड कब होगा? 31 मार्च में। साल होगा 2024 और 2025। ठीक है ना? असेसमेंट ईयर ठीक प्रीवियस ईयर के बाद स्टार्ट होगा और प्रीवियस ईयर ठीक असेसमेंट ईयर से पहले स्टार्ट होगा। अगर एग्जाम में आएगा तो लिख पाइएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हम तुमको यहाँ एग्जाम्पल भी करके बोर्ड में लिख के दिखाएं कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर आएगा और असेसमेंट ईयर से ठीक पहले प्रीवियस ईयर आएगा। प्रीवियस ईयर वो ईयर जब इनकम कमाएंगे, असेसमेंट ईयर वो ईयर जब इनकम डिस्क्लोज करेंगे। समझ में? दोनों ही 12 महीना का होता है। यहाँ तक क्लियर? कोई तकलीफ? बोलो। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, तो हम लोग प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपको करवा दिए। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अभी हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर। क्या पढ़ेंगे बाबू? फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है बाबू? सेम आंसर होगा। फाइनेंशियल ईयर इट इज अ पीरियड ऑफ, बोलिए ना, फाइनेंशियल ईयर इट इज अ पीरियड ऑफ, सर हिंदी में बोलिए ना, ये 12 महीना का पीरियड होता है। ठीक है ना? जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च में। सर तीनों में तो सेम ही चीज बोल रहे हैं, हम भी तो वही बोल रहे हैं आपको, तीनों तो सेम है। अच्छा, एक प्रीवियस ईयर क्या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है? यस, हो सकता है। एक असेसमेंट ईयर क्या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है? यस, और हो सकता है। मतलब हर वो साल जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, एंड होता है 31 मार्च को, 12 महीना का पीरियड को बोला जाएगा फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर कैन बी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर।
यहाँ तक क्लियर है बाबू? क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए, हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे? ठीक है, ऑन है। चलिए, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बाबू एसएससी। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं बोर्ड में 2 क्लॉज 7। सर ये एसएससी का मतलब क्या होता है? देखो एसएससी का मतलब ये होता है, ये हम ऐसे समझाने के लिए बताएं, जो सरकार को टैक्स देगा उसको क्या बोला जाएगा? एसएससी बोला जाएगा। अच्छा, लॉ मेकर ने एसएससी को क्या बोला है हम लोग एक बार बता देते हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। एसएससी मींस अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी, पेनल्टी और इंटरेस्ट इज पेबल अंडर दिस एक्ट। समझ में आया? इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन अगेंस्ट हिम और नॉट। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है हर कोई भी ऐसा इंसान जिसके द्वारा टैक्स दिया पे किया जा रहा है टू द गवर्नमेंट को, मतलब कोई भी ऐसा इंसान हो जो जिसके द्वारा टैक्स का पेमेंट किया जा रहा हो। यहाँ पे दो चीज बोला है, पेनल्टी या इंटरेस्ट। अगर हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं बाबू? सरकार को दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? एसएससी बोला जाएगा। यहां तक बोली, समझ में आया बाबू? यहां तक क्लियर है बाबू? एसएससी का मतलब हर, चाहे वो कोई भी तरह का पेमेंट हो, कोई भी तरह का इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, पेबल बाय हिम टू द गवर्नमेंट, उसको बोला जाएगा एसएससी बोला जाएगा।